from chapter heredity and variation we are going to study the next part. आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा हेरिडिटी वेरिएशन का. ठीक है, बचे हुए कॉन्सेप्ट है और रिलेटेड क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उसको आज हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पॉलीजोम्स आर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉलीजोम्स आर. पॉलीजोम्स क्या होते हैं? सो नाम से पता चलता है पॉली मीन्स मेनी, सोमा का सोम्स का मीनिंग होता है यहाँ पर राइबोसोम्स. When there are more than one or many ribosomes attached over the mRNA for translation process. ट्रांसलेशन प्रोसेस जब होता है तो अगर एक से ज्यादा अगर राइबोसोम्स mRNA पे अटैच होते हैं for synthesis of proteins, different proteins or different polypeptides, then it is the ribosomes called as polysomes. राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स कहते हैं. तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं. पॉलीसोम्स आर, ऑप्शंस गिवन आर द सेल ऑर्गेनल्स इन प्रोकैरियोट्स, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, सेल ऑर्गेनल्स इन प्रोकैरियोट्स. सेकंड, सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोट्स, सेल ऑर्गेनल्स in eukaryotes. Next, chain of nucleosome, chain of nucleosome. Option D is ribosomes attached to mRNA. Ribosomes attached to mRNA. Ribosomes attached to mRNA. So polysomes, जैसे कि मैंने आपको बताया कि mRNA पे अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स, एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम. सेल ऑर्गेनल्स इन प्रोकैरियोट, सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोट, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम. ये तो आंसर्स नहीं हो सकते. पॉलीसोम्स एक टर्म है जो किसके लिए यूज किया जाता है? राइबोसोम्स के लिए यूज किया जाता है, विच आर अटैच्ड टू द mRNA. सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. राइबोसोम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड of approximately, किससे कंपोज होते हैं राइबोसोम्स? ऑप्शंस गिवन आर 40% rRNA, 60% प्रोटीन. 40% rRNA and 60% protein. Second option is 65% rRNA, 35% protein. 65% rRNA and 35% of protein. ठीक है. Then next is 50% both. 50% of rRNA and 50% of protein. And option D is 20% tRNA, 80% mRNA. 20% of tRNA and 80% of protein. So ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. 40% rRNA, 60% प्रोटीन. ध्यान में रखना है कि ज्यादा rRNA होता है राइबोसोम में. राइबोसोम में जो मेजर प्रोपोर्शन होता है, जो मेजर पार्ट होता है, वो होता है rRNA. सो इट इज अबाउट 65 to 70%. लगभग 65 से 70% तो यही होता है. और जो प्रोटीन होता है वो भी प्रेजेंट होता है, बट ये कंपेरेटिवली कम होता है. सो अप्रोक्सीमेटली ये 70% होता है और ये 30% होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें पूछा है 40, 60. सो 60 ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा. 65, 35.
सो ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 65% rRNA एंड 35% प्रोटीन ये होता है, ठीक है। फिर 50-50 दिया है, 20 एंड 80% ऑफ प्रोटीन, इस तरह का tRNA ऑप्शन दिया है कि राइबोसोम्स में tRNA होता है। सो एक्चुअली इट इज मेड ऑफ rRNA, ठीक है। tRNA तो होता ही नहीं है, rRNA से बना होता है राइबोसोम। राइबोसोमल स्ट्रक्चर में rRNA का पार्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a DNA if 10% guanine is present. Question number 3, in DNA if 10% of guanine is present, ठीक है, 10% of guanine is present, what will be the percentage of thymine? What will be the percentage of thymine? इसमें थाइमिन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो ग्वानाइन का 10% दिया है, ग्वानाइन का परसेंटेज जो दिया है वो 10% दिया है डीएनए में। तो हमें पूछा है कि थाइमिन कितना होगा, ठीक है। तो अब इसके किस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट डीएनए हैज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आर ए जी, पायरिमिडिन्स आर टी सी। तो जितना ए होगा उतना ही टी होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जी जितना होगा उतना ही सी होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें दिया गया है कि ग्वानाइन जो है वो 10% है। सो दिस ग्वानाइन इज 10%, ठीक है। सो इफ इट इज 10%, डेफिनेटली द सी वुड बी 10%, ठीक है, क्योंकि जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। अब ये 10-10-20 हो गए तो बचे कितने, 80%। सो 80% क्या होगा, ए प्लस टी होगा। तो ए प्लस टी अगर 80 है और ये सेम होते हैं, इसका मतलब ये 40% ही होने वाले हैं, क्योंकि जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। तो आपको पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ थाइमिन कितना है, तो थाइमिन का परसेंटेज कितना होगा, डेफिनेटली ये कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस गिवन आर 10%, 20%, 40 and 80%. Option A is 10%, option B is 20%, C is 40% and D given is 80%. So definitely the 40% is answer. ठीक है। Question number 4. Next question, question number 4. Question is, why is mRNA called messenger RNA? Why is mRNA called messenger RNA? messenger RNA इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। Options given are, mRNA is called so because it carries information for DNA replication. It carries information for DNA replication. DNA replication के लिए ये मैसेज कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ऐसा ऑप्शन दिया है। सेकेंड गिवन इज बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू राइबोसोम्स। कहाँ पर लेके जाता है ये, राइबोसोम्स तक लेके जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी गिवन इज इट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। And option D is both A and B. तो दोनों भी रीजन है जिसकी वजह से mRNA को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये हमें ऑप्शन डी बोल रहा है। तो देखेंगे हम इसमें
आपको पता है कि mRNA जो होता है वो किससे बनता है? सो mRNA इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, तो डीएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए पे in the form of triplet codons, and that triplet codon is responsible for, it is the message, it is the code for protein synthesis. इसका मतलब mRNA जो बनता है, it has the codons, and those codons are in the form of information for protein synthesis. So mRNA जो होता है ये डेफिनेटली क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है, और उसके जो मैसेज है उसको कैरी करता है, सो इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए. So it carries information for DNA replication. This cannot be true because it carries the information for protein synthesis to ribosomes. So definitely option B is correct. It does not carry information to protein synthesis, information of protein synthesis. So ये incorrect है. Both A and B. A is incorrect. So this cannot be the correct option. So option B is correct for question number 4. Next question, question number 5. Question number 5 is, which of the following is a linear molecule? Which of the following is a linear molecule? इसमें से कौन सा है जो लीनियर मॉलिक्यूल है? लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर लीनियर मींस जो कि एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. तो इसमें से कौन सा है वो? ऑप्शंस आर tRNA, rRNA, mRNA, ऑल ऑफ दिस. tRNA, mRNA, rRNA, and is all of these. ठीक है, तो हम अगर इसमें से किसी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि लीनियर कौन है और कौन नहीं है. ठीक है, tRNA it has a clover leaf model, so it is a leaf like structure. इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट मॉलिक्यूल बिकॉज इस तरह से इसमें रिंग है और रिंग में ये कुछ बेंड्स हैं, तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है. mRNA के बारे में देखेंगे तो यस, mRNA is a straight structure, has the polarity of 5' 3' polarity, having nucleotide sequence, linear nucleotide sequence. So mRNA is the linear molecule. rRNA का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो रिंग स्ट्रक्चर. इस तरह से उसके भी क्या होते हैं? इस तरह से उसके भी फोल्ड्स होते हैं rRNA के. इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो डेफिनेटली नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों नहीं है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसमें से जो बी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, initiation codon in eukaryotes is. Initiation codon in eukaryote. Now what is initiation codon? पहले तो इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो जैसे कि ये mRNA है, mRNA का जो पोलैरिटी है, सपोज ये 5' 3' है, यहाँ पर ये A सीक्वेंस होता है U और G. सो हर mRNA पे इनिशिएशन AUG से ही होता है और AUG जो है वो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन होता है. AUG के बाद कोई भी सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट पहला जो सीक्वेंस होता है स्टार्टिंग का वो होता है ऑलवेज AUG, and it codes for methionine. It always translation process always starts from methionine. So it is considered as the initiation codon. इसको हम क्या कहते हैं? Initiation codon कहते हैं. So options given are AUG, GGU, AUG, GGU. Next C is UGA and UAG.
UGA एंड UAG, ठीक है। तो अब इसमें से देखेंगे आप, AUG दिया गया है, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है और सबसे पहले आने वाला कोड होता है। AUG इज द फर्स्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन। इसको स्टार्टिंग कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन, इस अदर टर्म से जाना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, the given flowchart represents the flow of genetic information. The given flowchart represents the flow of genetic information between the flow of genetic information between biomolecules. Genetic information between biomolecules identify the processes A, B, C, D and select the correct option. Identify the processes A, B, C, D and select the correct option. जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से हमें करेक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो क्या फ्लो चार्ट दिया गया है वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद उसमें जो भी ABCD दिया गया है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक। फ्लो चार्ट गिवन इज, ये सेंट्रल डॉग्मा का फ्लो चार्ट दिया गया है, DNA टू mRNA, DNA टू mRNA एंड mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, ठीक है। इस तरह से हमें दिया गया है। और एक ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसके लिए भी ये प्रोसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है ABCD, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है हमें A, ये B, ये C और ये दिया गया है D, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये C दिया है, ये C और ये D, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो यहाँ पर दिया है हमें DNA। अब DNA से अगर फिर से DNA अगर बनता है, एक DNA हमारे पास, और इस DNA से अगर हम इसकी कॉपी बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह से 4 स्ट्रैंड आ जाएंगे। और DNA से अगर DNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। सो ए जो है ये दिखाता है हमें DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। ए कौन सा प्रोसेस है, DNA रेप्लिकेशन, यानी जो अवेलेबल DNA है उसका डबल हो रहा है, जैसे सेल साइकिल में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, ठीक है। आपने सिंथेसिस फेज सीखा है इंटरफेज में। तो जो अवेलेबल DNA है उसका डुप्लीकेशन होता है, वो डबल होता है। ये प्रोसेस कौन सा होता है, इसको कहा जाता है DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, DNA रेप्लिकेशन, यानी वो रेप्लिका बनाता है, खुद का एक कॉपी बनाता है। फिर इसके बाद ये B दिया गया है। तो जब DNA से mRNA बनेगा तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। DNA से जब mRNA बनेगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद जो D है या C है, जो C mRNA से फिर से DNA बन रहा है, तो RNA का कन्वर्जन या RNA का यूज करके अगर DNA बनता है तो इसको कहा जाता है, इस तरह के सीक्वेंस को, इस तरह की प्रोसेस को, DNA से mRNA बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन,
अब इसके उल्टा हो रहा है यानी रिवर्स हो रहा है, इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आरएनए वायरसेस में होता है। सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये आरएनए वायरसेस में होने वाला एक प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि एड्स का जो वायरस है HIV है, इट इज अ राइबो वायरस, इट इज अ रिवर्स, इट शोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, आरएनए वायरसेस में ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा, रिवर्स। सो सी इंडिकेट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डी, सो डी क्या इंडिकेट करता है, mRNA से प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांसलेशन है, प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सो A B C D आपको पता चल गया कि A रेप्लिकेशन है, B ट्रांसक्रिप्शन है, C रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और D जो है वो है ट्रांसलेशन। सो नाउ ऑप्शंस गिवन आर, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस हम नहीं लिखेंगे अभी, आपको यही पता चल गया कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is RNA is genetic material in, RNA is genetic material in, कौन से ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ये सारे जो आरएनए इनको हम कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए? नॉन जेनेटिक आरएनए से मीनिंग होता है कि ऐसे आरएनए की जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, डीएनए की तरह जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये ऐसे आरएनए को हम क्या कहते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। दैट मीन्स इट डज नॉट एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं काम करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की तरह ये काम नहीं करते हैं। और जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है उसको हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक आरएनए। तो हमें पूछा गया है कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन, तो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जेनेटिक आरएनए होता है या आरएनए जेनेटिक आरएनए की तरह काम करता है। सो ऑप्शंस गिवन आर, ऑप्शन ए इज प्रोकैरियोट्स, बी इज यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सी इज tobacco mosaic virus, and option D given is Escherichia coli, which is a bacteria, it is prokaryotic in nature. So definitely prokaryotic में तो नहीं होता है आरएनए, डीएनए भी होता है। यूकैरियोटिक में भी डीएनए ही होता है, आरएनए नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल। बट वायरसेस में जो होता है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सी में क्या दिया है हमें, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि एक प्लांट वायरस है, टोबैको की प्लांट को इन्फेक्शन करता है, लीव्स को इन्फेक्शन करता है। ये वायरस में क्या होता है, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वायरसेस भी दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। कुछ डीएनए वायरस है, कुछ आरएनए वायरस है, बट आरएनए उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। इस्चेरिशिया कोलाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है और एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जिसमें डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज
Next question is the number of hydrogen bonds in DNA molecule. The number of hydrogen bonds in DNA molecule. Number of hydrogen bonds in DNA molecule of 150 of 150 base pairs having 60-80 base pairs having 60-80 pairs would be. तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर हमें पूछा गया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना होगा अगर 150 बेस पेयर है और उसमें 80 पेयर्स है। तो हमें पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें 80 पेयर्स होंगे और जीसी पेयर्स होंगे। तो अगर ये 60 बेस पेयर्स है, 60 बेस पेयर्स, तो इसका मतलब ये होता है टोटल 150 में से 60 चले जाएंगे तो कितने बेस पेयर्स बचेंगे? तो जीसी बेस पेयर्स होंगे 90 बेस पेयर्स। अब 60 बेस पेयर्स अगर है तो हमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना होगा। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ए और टी में डबल होता है, इसका मतलब ये बेस पेयर्स कितने हैं? 60 है। 60 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये 120 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अब बचे कितने हैं कि 90 इंटू 3 करेंगे तो कितने मिलेंगे? 270 मिलेंगे। 270 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? तो ये होंगे 9390। ऑप्शंस गिवन आर 300, 150, 300, 150, C is 390 and option D given is about 490। 490। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 390 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is genetic code is polar. This means जेनेटिक कोड पोलर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जेनेटिक कोड इज पोलर, दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या है? जेनेटिक कोड पोलर होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो हमें पता है कि कोई भी जो कोड होता है इसको ये नाइट्रोजनस बेस का होता है। फॉर एग्जांपल हम AUG भी लेंगे तो ये नाइट्रोजनस बेसेस से बना है, इसके अंदर शुगर है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 5' एंड फ्री होता है, यहाँ पर 3' एंड फ्री होता है। तो इसका पोलैरिटी ये होता है 5' फॉस्फेट 3' OH, इस तरह से। तो अगर ये फ्री एंड होगा तो 5' 3' इसका पोलैरिटी होता है। तो इस तरह से इसको पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे हम, या उसकी पोलैरिटी है स्पेसिफिक। जेनेटिक कोड को एक पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि ये शुगर अटैच है और शुगर को हमें पता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। शुगर के फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और फिफ्थ कार्बन जो कि बाहर होता है इस तरह से CH2OH होता है और इसको फॉस्फेट अटैच होता है PO4। तो ये फिफ्थ कार्बन को अटैच होता है, फिफ्थ को। फिर इसके बाद ये जो शुगर है ये फिर से थर्ड जो उसका कार्बन होता है वो थर्ड कार्बन फिर से यहाँ पर फॉस्फेट को अटैच होगा, फिर से ये शुगर को अटैच होगा ये फिफ्थ कार्बन को, इसके फिफ्थ कार्बन को, यानी 5' होता है और इसके थर्ड कार्बन को ये अटैच होता है। फिर से यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ ऐड होगा। सो दिस इज शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 5' एंड जो है ये फ्री एंड है और इसके यहाँ पर कौन सा एंड फ्री है?
जैसे कि हम थर्ड भी निकाल सकते हैं इसमें, चलो एक फॉस्फेट निकालते हैं, फिर से शुगर यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। सपोज ये ए है, यू है, जी है, ए यू और जी, तो 5 डैश जो है वो यहाँ पर फ्री है। और ये जो जी है, लास्ट वाला जो शुगर है, इसका थर्ड कार्बन जो है उसको OH अटैच होता है, तो ये 3 डैश एंड होगा। सो 5 डैश 3 डैश, इस तरह से क्या होता है, इसका पोलैरिटी होता है। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड का पोलैरिटी है। ठीक है, अब ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि जेनेटिक कोड इज पोलर, दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस आर जेनेटिक कोड कैन बी रीड in 5 dash 3 dash direction on mRNA. Options are genetic code can be read in 5 dash 3 dash direction on mRNA. mRNA पे इस डायरेक्शन में वो रेड किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज बी, 2 or more codons can specify the same amino acid. 2 or more codons can specify the same amino acid. Option C given is each codon specifies a particular amino acid. Each codon specifies a particular amino acid. And the D option given is, last option, the occurrence of more than one codon for different amino acid. One codon for different amino acids. Different amino acids. ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब ही ये हो रहा है कि इसमें एक 5 डैश एंड और 3 डैश एंड जो है वो फ्री होगा और इस डायरेक्शन में वो mRNA में रेड किया जाता है। 2 or more codons can specify the same amino acid. तो ये भी एक कोडॉन का प्रॉपर्टी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ईच कोडॉन स्पेसिफाइज पर्टिकुलर अमीनो एसिड, सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। वन कोडॉन फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन इसको कहा जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि 5 डैश 3 डैश जो डायरेक्शन होता है, इसकी वजह से इसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, बिकॉज इट शोज पोलैरिटी। 5 डैश एंड 3 डैश एंड ये पोलैरिटी शो करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो आज लगभग हमने बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सा पार्ट इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, 5 लेक्चर्स में लगभग हमने जो एक हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, most of the part related to the genetics we have covered in heredity and variation. In next lecture we are going to discuss the next topic that is related to the biotechnology, introduction to बायोटेक्नोलॉजी, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, और 10th में भी आपने बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पार्ट पढ़ा है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।